तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन अब बड़ा हो चुका होता है और वो वहां पर एक यान कांगो शिप को देखता है जिसके ऊपर एक लड़की और एक जनरल होता है जिसके साथ पूरी आर्मी होती है और वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स ऐसे होते हैं जो कि उस शिप का पीछा कर रहे थे और वो लोग जैसे ही जाकर उस शिप पर हमला करते हैं तो शिप में मौजूद जनरल और उसके साथ ही वो उन सभी लोगों को मार डालते हैं और उनका खून सारा का सारा योंगजियांग रिवर में जाता है जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी लाल हो जाती है और वहां पे आसपास बर्फ पिघलने लगती है जिसकी वजह से उस पानी में बाढ़ आती है और वहां पे हर एक चीज डूबने वाली होती है। ये देखकर मोशन मदद के लिए फिर उसी टेंपल में जाता है जहां पर टागाटा की स्टैचू बॉडी थी और वहां पर वो उस लड़की को छुड़वाने के लिए उसकी चेन्स काट देता है मगर वो टागाटा स्टैचू उसका पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है तो वहां पर अचानक से विलेज चीफ अपनी सोर्ड के साथ उस स्टैचू पर एक बहुत ही खतरनाक वार करता है जिसकी वजह से वो पानी के अंदर डूब जाता है और मोशन वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से उसी फ्लाइंग शिप को दिखाया जाता है। उसके ऊपर एक ब्लू स्टोन होता है। वो जनरल उस ब्लू स्टोन के पास आता है और देखता है कि उस ब्लू स्टोन के अंदर तो एक बहुत बड़ा ड्रैगन है और उसके साथ साथ वहां पर एक एल्डर भी है जो कि यान कांगो के सेक्ट का एल्डर था। उस एल्डर को देखकर वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने 200 साल पहले सुना था कि प्रिंस चाओबाओ वो कहीं गुम हो गया है। अब पता चला कि वो यहाँ पर इस केव के अंदर मौजूद था जो कि इस ड्रैगन के साथ सील हो गया है। ये देखने के बाद वो जनरल फौरन से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ से एक एनर्जी रिलीज करते हुए उस आइस को तोड़ने की कोशिश करता है जिसकी वजह से वो ऐसा ऐसा क्रैक होने लगती है और देखते ही देखते वो एल्डर उसके अंदर से बाहर निकल आता है तो जनरल फौरन से उसे पकड़कर नीचे ले आता है और वो एल्डर उस जनरल से कहता है कि पिछले 200 साल से मैं इंतजार कर रहा था, फाइनली यान कांगो ने मुझे बचाने के लिए किसी को तो भेजा है। उसके हाथ में एक ग्रीन ड्रैगन बॉल होती है और वहां पे खड़ी हुई वो प्रिंसेस कहती है कि एल्डर आपके पास ये एस्केप बर्ड अकेला क्यों है, इसमें सोर्ड क्यों नहीं है, क्या आपकी सोर्ड वो कहीं गुम हो गई है? तो एल्डर कहता है कि नहीं, वो सोर्ड तो यहाँ से एक लफंगा लड़का ले गया है जिसने मुझे बेवकूफ बनाया था। मगर वो नयाम अपने आप ही अपनी सोर्ड को ढूंढना शुरू करती है तो उस एल्डर को पता चल जाता है कि वो सोर्ड यहाँ पर आसपास कहीं मौजूद है जिस पर वो उन लोगों को बताता है कि मेरी ये नयाम अपने आप ही अपनी सोर्ड को सेंस कर रही है और ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो लड़का यहाँ पर आसपास कहीं मौजूद है। और फिर अगले सीन में हमें दोबारा से उसी डीमन गर्ल और मोशन को दिखाया जाता है। मोशन अभी भी उसी स्टैचू के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर उसके पास गोल्डन बेल कहां से आई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये स्टैचू भी लीयन सेक्ट का कोई डिसाइपल हो। मगर वो डीमन गर्ल उसे बताती है कि लीयन सेक्ट के जितने भी डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे ह्यूमंस हैं, मगर जिस लीयन सेक्ट की तुम बात कर रहे हो उसके डिसाइपल ह्यूमन नहीं है बल्कि वो डीमंस हैं। मैं भी लीयन सेक्ट की एक छोटी सी डीमन हूँ। मगर मोशन उससे पूछता है कि आखिर ये लीयन सेक्ट बिग और स्मॉल सेक्ट्स में क्यों डिवाइडेड है? तो फिर वो लड़की उसे बताती है कि ग्रेट टागाटा वो बुद्धिज्म का लीडर है और कहा जाता है कि ज़ीचू वो टागाटा का एक जूनियर डिसाइपल हुआ करता था और जब वो डाशू में गया तो वहां पर उसने अपना एक अलग से सेक्ट बना लिया जिसे लिटिल लीयन सेक्ट कहा जाता है और ज़ीचू को लोग ज्यादातर जूनियर टागाटा भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिटिल जूनियर वो रियल टागाटा का छोटा भाई है। ये सुनकर फिर मोशन कहता है कि ओ अच्छा, तो अब समझ में आया कि ग्रेट पा मा वांगशेन वो सीनियर टागाटा के डिसाइपल हैं। मतलब फिर ये हुआ कि वो ब्रोंज स्टैचू भी मेरे ग्रैंडपा वांगशेन के बराबर के लेवल का होगा। मगर ग्रैंडपा वांगशेन ने मुझे कभी भी इसके बारे में नहीं बताया। ऐसा शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी भी लीयन सेक्ट में जाऊं या फिर उनके आसपास भी कभी भटकूं। मगर इस तरह वो डीमन गर्ल उसे बता रही होती है कि जूनियर टागाटा ने तो अपने एक विजिट के दौरान मुझे एक ह्यूमन को मारते हुए देख लिया। उसके बाद फिर उसने अपनी धर्म पावर को यूज करते हुए मेरा गलत फायदा उठाया, मेरी पावर्स को सप्रेस किया और मुझे हमेशा के लिए अपने पास एक जगह लॉक कर दिया ताकि वो मेरे जरिए मेरी पावर हासिल करता रहे। ये सुनकर मोशन कहता है इसका मतलब फिर ये है कि वो ब्रोंज स्टैचू रियल टागाटा नहीं है, वो उसकी एक कॉपी है। मगर वो डीमन गर्ल कहती है कि अगर तुम रियल टागाटा के बारे में जानोगे तो तुम भी हैरान हो जाओगे क्योंकि वो तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसे अगर पता चल गया कि तुमने उसकी मेरिट का सिस्टम ही सारा बिगाड़ दिया है तो वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा और हो सकता है कि कभी वो खुद से आकर तुम्हारे साथ आकर फाइट करे। और मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, मैंने उस ब्लड फ्लड को रोकने में तुम्हारी मदद कर दी है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। ये कहने के बाद वो जाने लगती है तो मोशन उसकी टेल पकड़ लेता है जिस पर वो लड़की उससे कहती है कि छोड़ो मुझे, अब मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। मगर मोशन उससे कहता है कि हम लोगों ने फ्लड को रोकने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े स्टोन्स
उसकी रुकावट खड़ी की है, जिसकी वजह से हम लोगों ने इस फ्लड को रोका है। मगर हमें इन जायंट ब्लड स्टोन्स को यहाँ से हटाना होगा, वरना ये अगर यहाँ से हट गए तो फिर यहाँ पर दोबारा से बहुत बड़ी बाढ़ आ जाएगी। मगर डीमन गर्ल कहती है कि मैं तुम्हारी अब क्यों हेल्प करूं, तुमने तो मेरे सारे के सारे ट्रेजर्स चुरा लिए, ऊपर से तुमने उस ब्रोंज स्टेचू के हाथों तो तकरीबन मुझे मरवा ही डाला था। मगर मोशन उससे कहता है कि अगर तुम हेल्प नहीं करोगी तो फिर मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। अगर तुम ये सारे के सारे स्टोन्स यहाँ से हटवा दोगी तो इस तरह तुम लोगों की जान बचाओगी और तुम्हें बहुत सारी मेरिट मिलेगी। हो सकता है कि तुम्हारी मेरिट वो उस टगाटा से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है कि क्या मेरी मेरिट उस टगाटा से भी ज्यादा? मगर मैं तो बहुत ही लंबे टाइम से उसके कंट्रोल में रही हूँ, जिसकी वजह से अब मैं भूल गई हूँ कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। और इस वक्त भी मुझे भूख लगी है और मैं किसी को खाना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने नहीं दोगे तो मेरी भूख की वजह से शायद मैं फिर तुम्हें ही खा जाऊंगी। और वैसे भी तुम लोग तो प्लांट्स को, वेजिटेबल्स को और दूसरे लिविंग बींग्स को खाते हो, तुम लोग मॉन्स्टर्स क्यों नहीं हो? तुम्हें भी तो मॉन्स्टर होना चाहिए था, क्योंकि तुम लोग भी तो लिविंग बींग्स को खाते हो। आखिर उस टगाटा ने मुझे ही सरप्राइज क्यों किया, जबकि वो खुद भी ये सारी चीजें खाता है। इतना कहने के बाद मोशन अपनी सोर्ड को थ्रो करते हुए एक सीधा ब्लड स्टोन में घुसा देता है और उसे काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वो उस डीमन गर्ल से कहता है कि एक मर्तबा ये रास्ता मेरे सामने क्लियर करवा दो, उसके बाद देखना कि तुम्हारी मेरिट वो टगाटा से भी 100 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हें सरप्राइज कर सके या फिर तुम्हारा फायदा उठा सके। ये सुनते ही उस लड़की के मन में भी लड्डू फूटने लगते हैं और वो कहती है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरे पास भी अब उस तरह की ही मेरिट होगी। चलो अब मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है, हमें इन लोगों को किस तरह बचाना है। ये कहने के बाद मोशन अपनी सोर्ड को सीधा हवा में ऊपर भेजता है और उस लड़की से कहता है कि मुझे तुम्हारी एनर्जी चाहिए। तो वो लड़की अपनी एनर्जी मोशन की सोर्ड के अंदर ट्रांसफर करती है, जिसके बाद मोशन उसी सोर्ड के साथ सामने मौजूद जितने भी ब्लड स्टोन होते हैं उन सारे के सारे ब्लड स्टोन्स के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जिस दिन ये ब्लड स्टोन्स पिघल गए यहाँ पर फिर से पानी जमा हो जाएगा, इसीलिए वो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन गर्ल भी उसका साथ देती है और स्टोन्स को तोड़ना शुरू कर देती है, जिसके बाद मोशन अपनी सोर्ड स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पे मौजूद बड़े बड़े पहाड़ जैसे स्टोन्स को भी टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देता है। उसके सोर्ड स्किल्स अब इतने ज्यादा अच्छे हो चुके होते हैं कि वो अब अपने ग्रैंडपा की सिखाई हुई बहुत सारी टेक्निक्स को भी यूज कर सकता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि उसके बहुत ही पावरफुल स्प्लैश अटैक की वजह से वो स्टोन बीच में से कटता है तो उसके अंदर मौजूद बहुत ही ज्यादा पानी होता है, जो कि सीधा मोशन के ऊपर जाने लगता है। और वहां पे मौजूद जितना भी फ्लड था वो सारा का सारा एक बहुत बड़ी लहर के साथ मोशन के ऊपर आ गया था। ये देखकर मोशन भी बिल्कुल डर गया था। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लाइंड ग्रैंडपा वहां पे आ जाता है और अपनी स्टिक को पानी में डालते हुए उसके साथ पानी की एक बहुत बड़ी लहर क्रिएट करता है, जो कि सीधा उस ब्लड फ्लड के पास जाते ही उसे रोकने की कोशिश करती है। और ऊपर शिप में मौजूद जो जनरल्स और वो बाकी एल्डर्स भी देख रहे होते हैं कि वहां पर कोई ऐसा पावरफुल बंदा है जो कि उस ब्लड फ्लड को भी रोक रहा है। जरूर इस बंदे के पास एक सुपर वाइटैलिटी होगी। मगर फिर वहां पे खड़ा हुआ वो जनरल कहता है कि ये कोई मेथड नहीं है, ये एक स्पीयर गॉड है। आज से 3 साल पहले यहाँ पर लीजियांग सेट के कुछ लोग आए थे। मैंने उन लोगों की बॉडीज को बहुत ही अच्छी तरह से नोट किया था। उन लोगों की बॉडी पर बहुत सारे स्पीयर अटैक्स के निशान थे। ये सुनकर वो एल्डर कहता है कि अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया कि वो छोटा लड़का इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों था। यहाँ पर ये ब्लाइंड मैन इसकी सपोर्ट कर रहा है, शायद हो सकता है कि ये इसका मास्टर हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लाइंड ग्रैंडपा उस ब्लड फ्लड को बिल्कुल दबा कर एक जगह पीछे पुश कर देता है और बाकी जगहों पर भी वो फ्लड पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे मौजूद लोग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और मोशन अपने ग्रैंडपा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और आते हुए कहता है कि ग्रैंडपा शिया, आप यहाँ पर कब आए? मगर वो डीमन गर्ल उससे बहुत ज्यादा डर रही होती है और कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा का ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक है, मैं तो यहाँ से जाती हूँ। ये कहकर वो वहां से भाग जाती है और मोशन से कहता है कि ठीक है, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मगर ब्लाइंड ग्रैंडपा को पता चल जाता है कि वहां पर शिप आ रही है और फिर मोशन भी देखता है कि यान कांगुओ की शिप वो उन लोगों की तरफ आ रही है। ये देखकर वो भी काफी सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि आखिर ये शिप हमारी तरफ क्यों आ रही है, कहीं ये लोग हमसे लड़ने के लिए तो नहीं आ रहे। और फिर हमें उस शिप को दिखाया जाता है। उस शिप के नीचे एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर होता है, जो कि उस शिप के नीचे बंधा हुआ होता है ताकि वो उस शिप को आगे की तरफ धकेल सके। इस तरह उन
उन लोगों को ज्यादा फ्यूल यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर वहाँ पर ब्लाइंड ग्रैंडपा वो उस शिप के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर अपनी शिप लाकर रोकते हैं और वहाँ पर जनरल सब लोगों के सामने आ जाता है और वहाँ पर आकर वो मोशन से कहता है कि तुमने हमारी यान कांगुओ की एक ऑफिशियल सोर्ड को चुराया है। मैं चाहता हूँ कि तुम वो सोर्ड मुझे वापस कर दो, क्योंकि ये हमारे इंपीरियल कोर्ट की एक सोर्ड है। मगर मोशन कहता है कि ये सोर्ड तो मुझे गु लिन गुआन ने खुद से दी है। अगर तुम चाहते हो कि ये सोर्ड मैं यूज करूं तो मैं इसे अपने पास रख सकता हूं, क्योंकि मुझे इससे खुद को प्रोटेक्ट करना होता है और मैं चाहूंगा कि तुम लोग इस सोर्ड की वो नयाम भी मुझे दे दो, क्योंकि बगैर नयाम के ये सोर्ड अच्छी नहीं लग रही। ये सुनकर ऊपर खड़ी हुई वो प्रिंसेस वो भी हंसना शुरू कर देती है। मगर एल्डर गु लिन वो कहता है कि बच्चे तुम्हें मालूम भी नहीं कि तुमने कितना बड़ा क्राइम किया है। मगर मोशन कहता है कि इसमें क्राइम वाली क्या बात है, ये सोर्ड तो तुमने खुद मुझे दी है। वो उन सब लोगों को बताता है कि इस एल्डर ने मुझे खुद से कहा था कि वो मुझे सोर्ड स्किल्स सिखाएगा और उसने अपनी सोर्ड मुझे दी थी और उसके साथ कुछ सोर्ड स्किल्स भी सिखाए थे। इसमें भला मेरी क्या गलती है? मगर फिर वो जनरल कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर डर बिल्कुल भी नहीं है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा मास्टर वहाँ पे खड़ा हुआ है। वो जनरल फिर ग्रैंडपा से कहता है कि मैं किन फायू हूँ, यान कांगुओ का एक 4th रैंकिंग का जनरल। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम वाकई में एक स्पीयर गॉड हो? मगर इस तरफ मोशन कहता है कि अच्छा, तो इस जनरल के नाम के शुरू में किन आता है? और इस तरह ब्लाइंड ग्रैंडपा कहता है कि मैं नहीं जानता ये गन गॉड कौन है, मैं बस एक ब्लाइंड मैन हूँ। मगर वो जनरल उससे कहता है कि आज से 3 साल पहले हम लोग साउदर्न लीजियांग सेक के मास्टर्स की टॉम्स को विजिट करने के लिए गए थे। वो टॉम न सिर्फ लीजियांग सेक के मास्टर्स की थी बल्कि उसके बहुत सारे डिसाइपल्स की भी थी। वो सब के सब लोग यहाँ पर आए थे और उन सब लोगों के ऊपर एक स्पीयर के जरिए वार किया गया था, जिसकी वजह से वो सब लोग एक ही अटैक में मारे गए थे। क्या तुमने कभी इसके बारे में सुना है? क्योंकि हमारे इंपीरियल कोर्ट के किसी भी ऑफिशियल मेंबर को मारने का क्राइम बहुत ही बड़ा होता है और लगता है कि शायद डाशु के लोग किसी भी मिलिट्री रूल को फॉलो नहीं करते। अब उन लोगों को मिलिट्री रूल्स को फॉलो करना होगा। मगर ब्लाइंड ग्रैंडपा कहता है कि इस वक्त योंगजियांग के दोनों साइड्स के मंकीज बहुत ही जोर से चिल्ला रहे हैं और मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक इन लोगों की ये चिल्लाने की आवाजें सुन सुन के थक गया हूँ, इसीलिए मैं अब यहाँ से जाने लगा हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए पानी को अपने इशारों पर नचाते हुए एक बहुत बड़ी लहर बना देता है, जो कि इतनी ज्यादा ऊंची होती है कि वो जैसे ही उन लोगों के ऊपर जाती है तो वो जनरल भी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। और वो लोग कहते हैं कि ये तो एक सच में स्पीयर गॉड है जिसने पूरी की पूरी योंगजियांग रिवर को एक वाटर वेव में कन्वर्ट कर दिया है। उस बड़ी सी लहर की वजह से पूरी की पूरी योंगजियांग रिवर में थरथली मच जाती है और यहाँ तक कि उस शिप के नीचे मौजूद वो सी मॉन्स्टर भी बिल्कुल जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। वहां पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे ये सोचकर ही परेशान होते हैं कि हमने आज से कई साल पहले जिस स्पीयर गॉड के बारे में सुना था जो कि कहीं गायब हो गया था, वो आज यहाँ पे अपीयर हुआ है। और वहां पे मौजूद वो प्रिंसेस कहती है कि आखिर ये स्पीयर गॉड अंधा कैसे हो गया? मगर दूसरी तरफ वो जनरल कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे इन कैनन्स की पावर्स में ज्यादा दम है या फिर इस स्पीयर गॉड के स्पीयर में। ये कहने के बाद वो अपने सोल्जर से कहता है कि फौरन से हमला करने की तैयारी करो। तो वो सारे के सारे फौरन से अपनी अपनी तोपों का रुख सीधा उस ब्लाइंड ग्रैंडपा की तरफ कर देते हैं और जनरल जैसे ही उन्हें फायर करने के लिए कहता है तो अचानक से वहां पर ग्रैंडपा गुआन आ जाता है और वो हवा के झोंके की तरह उनके पास से होके गुजरता है, जिस पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। और वो लोग कहते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन आया था? इस शिप में आसपास तो कोई आ भी नहीं सकता। ग्रैंडपा गुआन वहां पर एक जगह छुपा हुआ खड़ा हुआ होता है और वो लोग कहते हैं कि कोई भी शख्स इतनी तेजी से शिप में नहीं चढ़ सकता। मगर ग्रैंडपा गुआन बहुत ही तेजी से वहां पे जाते हुए उनके गोले बारूद को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग उस तोप से फिर कोई फायर नहीं कर पाएंगे। वो उनका मैप चुरा लेता है, उनके खजाने की चाबियां भी निकाल लेता है, यहाँ तक कि उन लोगों के काम की हर एक चीज को वो निकालना शुरू कर देता है और उन लोगों को पता भी नहीं चलता। और वो प्रिंसेस जब वहां पर खड़ी हुई थी तो उसे भी पता नहीं चला कि कब ग्रैंडपा गुआन ने उसका छोटा सा वो पर्स निकाल लिया है। वहां पर मौजूद जियोग्राफी मैप भी गायब हो गया था। ये देखकर वो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर है कौन जो कि इतनी अच्छी तरह से चोरियां कर रहा है। और एल्डर गु लिन गुआन वो देखता है कि उसके हाथ में वो नयाम तो है ही नहीं। और एक के बाद एक शिप में मौजूद लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हमारी चीजें गायब हो रही हैं। और एक सोल्जर आकर कहता है कि जनरल किन, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। तो जनरल कहता है कि क्या हुआ, ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई? तो वो सोल्जर कहता है कि आपने हमें हमला करने के लिए कहा था, मगर जितनी भी ट्रू युवान कैनन्स थी वो सारी की सारी गायब हो गई है। हमारे पास
हमला करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ अचानक से कहीं चला गया है। मगर मोशन को पता होता है कि हाथ की सफाई ग्रैंडपा ग्वान से अच्छी किसी की हो ही नहीं सकती। और फिर जनरल कहता है कि अरे नहीं, हमारे डांसू ट्रेजर की वो की भी गायब है। और फिर वो लोग सोचते हैं तो उन्हें याद आता है कि अरे हाँ, एंशिएंट टाइम में एक ऐसा चोर हुआ करता था जो कि इस तरह चोरियां किया करता था कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलता था। मगर एक मर्तबा वो जब नेशनल इंपीरियल कोर्ट में ट्रेजर चुराने के लिए आया था तो वहां पर हमारे इंपीरियल मास्टर ने उस पर हमला करते हुए उसकी एक टांग काट दी थी। मगर उसके बावजूद भी वो वहां पे मौजूद बिछाए हुए जितने भी ट्रैप्स थे उनसे निकलते हुए बहुत ही आसानी से भाग गया था। उसकी टांग आज भी इंपीरियल कोर्ट में मौजूद है। मगर वो चोर जो चीज चुराने के लिए आया था वो उसे चुरा कर ले गया। इस तरह फिर एल्डर गुनवान कहता है कि कहीं ये चोर इस छोटे लड़के का मास्टर तो नहीं है। मगर फिर दूसरी तरफ ग्रैंडपा ग्वान एक जगह ऊपर बैठकर उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोग अपने इंपीरियल मास्टर के पास वापस चले जाओ और जाकर उसे ये मेरा मैसेज भी दे देना कि मेरी उस टांग को संभाल कर रखे, क्योंकि उसे लेने के लिए एक दिन में वापस जरूर आऊंगा। और इस तरफ वो प्रिंसेस कह रही होती है कि मेरा वो बैग मुझे वापस कर दो। उस लड़की की आवाज सुनकर मोशन कहता है कि आखिर ये यान कांगो के लोग इस लड़की को इस जंग में क्यों लेकर आए हैं। मगर दूसरी तरफ जैसे वो लोग अपने शिप को पीछे ले जाने लगते हैं तो अचानक उन्हें फिर से एक जोर का झटका लगता है। वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक ग्रीन नेट आ चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। और वहां पर फिर एक बहुत बड़ी मकड़ी आ जाती है जिसने वो पूरा जाल फैलाया था। उस मकड़ी का साइज भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है जो कि अपने जाल के अंदर उस शिप को पूरी तरह से ट्रैप कर लेती है। यहाँ तक के वो लोग ऊपर देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि वहां पर एक मास्कमैन है जो कि एक बेल के जरिए उस बीस्ट को कंट्रोल कर रहा है। उस मास्कमैन को देखकर वो जनरल बिल्कुल पागल सा हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो कि एक के बाद एक आए जा रहे हैं। वो मकड़ी ऐसा ऐसा उनके करीब आ रही होती है और इस तरफ वो सोल्जर्स उसके जाल को काटने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर वो जाल काफी ज्यादा मजबूत होता है, वो सोर्स के काटने से भी नहीं कटता। और वो मकड़ी फिर अपने मुंह से बहुत ज्यादा गैस रिलीज करती है जो कि पॉइजनस गैस होती है। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो गैस वहां पर फैलती है तो जनरल सबसे कहता है कि सब लोग अपनी सांस रोक लो, ये जहरीली गैस है। ये कहने की ही देर थी कि लोग वहां पर गिरना शुरू हो जाते हैं और बाकी के लोग जो कि पीछे खड़े हुए थे वो अपनी सांस रोक लेते हैं। और फिर उन लोगों को पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ये एक पॉइजनस किंग है जिसके पास हर तरह का पॉइजन और उसका एंटीडोट होता है। ये सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि फौरन से अपनी शिप को वापस मोड़ो। ये कहने के बाद वो बीस्ट उस शिप को मोड़ने की कोशिश करता है तो फिर अचानक से एक सोल्जर कहता है कि जनरल वहां देखो, हमारे पीछे एक और बंदा खड़ा हुआ है। ये कहने के बाद जनरल जब वहां पर आकर देखता है तो वहां पर तो ग्रैंडपा युआनजी खड़ा हुआ होता है। उसे देखकर वो लोग बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं और ग्रैंडपा युआनजी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने बुचर के साथ एक जोरदार क्रॉस स्प्लैश अटैक करता है जो कि इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो पानी को काटते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। ये देखकर वो लोग कहते हैं कि ये तो एक हेवनली टेक्निक है और ये बंदा जिसका नाम युआनजी है ये तो कई साल पहले हेवन गॉड्स के हाथों मारा गया था, आखिर ये जिंदा कैसे है। ये कहने की ही देर थी कि ग्रैंडपा युआनजी के अटैक की वजह से वो पानी बीच में से कटकर दो हिस्से हो जाता है और वो शिप सीधा उस पानी के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से वहां पे मौजूद लोग भी उस शिप की वजह से नीचे गिरने लगते हैं। और वो शिप भी जैसे ही नीचे जा रही होती है तो बहुत सारे लोग खुद को उस शिप के साथ अटैच कर लेते हैं ताकि वो लोग नीचे गिरने से बच सकें। मगर अचानक से वो जनरल अपनी 7 स्टार टेक्निक को यूज करते हुए वहां पर कुछ फायर फिनिक्स बर्ड को समन करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो फायर फिनिक्स बर्ड एक जगह मर्ज हो जाते हैं और अपना साइज बढ़ाकर उस शिप के साथ अपनी बॉडी को कंबाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो शिप अब फ्लाई करना शुरू हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि उस शिप में मौजूद जितने भी पर्दे होते हैं उन सबको खोल दिया जाता है और फिर उस शिप की एनर्जी को जैसे ही बूस्ट किया जाता है तो वो शिप आहिस्ता आहिस्ता पानी से ऊपर आना शुरू हो गई थी। जैसे तैसे करके वो लोग उस शिप को वहां से निकालने में कामयाब हो जाते हैं और वो लोग सीधे खड़े होते हैं और फिर एक लंबी सांस लेकर कहते हैं कि शुक्र है जान बची। और इस तरह वो जनरल भी हल्की सी सांस लेता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल मौत को छू के निकलने जैसा था। वहां पर एक सोल्जर आकर कहता है कि जनरल किन, हम लोग इन लोगों के साथ डील नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से हमें वापस जाना चाहिए। मगर एल्डर लिनवान कहता है कि क्या हमारे पास कोई मैजिक वेपन नहीं है। तो जनरल कहता है कि हमें इनसे लड़ना नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि इनमें से अगर एक बंदा भी हम लोगों से लड़ता है तो वो हम सब के लिए काफी होगा। ये डाशू के गॉड्स हैं जो कि यान कांगुओ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर
रहे हैं और हमारे लिए ये लोग पहले ही एक वार्निंग दे चुके हैं। मेरे ख्याल से हमें आगे बढ़ने के बजाय वापस पीछे जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग हमें मारना चाहते तो ये अपने पहले ही अटैक में मार डालते। हम इस लड़ाई को छोड़कर वापस जा रहे हैं, ऐसा मत समझना कि ये हमारी हार है, बल्कि हम लोग वापस जाएंगे और अपने इंपीरियल मास्टर को जाकर इन्फॉर्म करेंगे और दोबारा से तैयारी के साथ यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे मौजूद हर एक चीज, चाहे वो कोई पहाड़ हो, दरख्त हो या फिर कोई रिवर हो, हर एक चीज पर हमारे यान कांगुओं का ऑर्डर इंपोज होकर रहेगा। मगर इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो लड़कियां नीचे खड़ी होकर उन लोगों को देखती हैं और कहती हैं कि क्या ये वाकई में स्पीयर गॉड है और ये पॉइजनस किंग क्या ये एक डीमन गॉड है। और वो लोग ग्रैंडपा युआनजी को देखते हुए कहते हैं कि ये वही फेमस हेवनली सोर्ड स्किल्स वाला होगा। इनमें से हर एक वॉरियर बिल्कुल अनोखा है, अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया को बिल्कुल हिला कर रख सकता है। मगर लगता है कि यहाँ पर इस जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे। यही वजह है कि ये लोग इतनी खतरनाक जगह में भी इतनी आसानी के साथ सरवाइव कर रहे हैं। और वो लड़का जिसने हमारे मास्टर की शाओ बाओ सोर्ड ली है, जरूर वो इन लोगों का डिसाइपल होगा। मगर फिर इस तरफ जनरल कहता है कि ये लोग बस हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारे इंपीरियल कोर्ट को कोई भी चीज रोक नहीं सकती। हम लोग डाशू में दोबारा से वापस आएंगे। हमारा यान कांगो वो यहाँ पर डाशू में अपना एक न्यू डाशू स्टेब्लिश करेगा। मगर वो प्रिंसेस कहती है कि इन लोगों से लड़ने के बजाय क्यों ना हम लोग इन्हें अपने साथ मिला लें। इस तरह हमारे यान कांगो सेक्ट को बहुत ज्यादा बड़ी हेल्प मिलेगी। मगर एल्डर ली नुवान कहता है कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने मेरी सोर्ड को चुराया है, हम लोग इनके साथ कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं। मगर वो प्रिंसेस कहती है कि तुम्हारी वो सोर्ड उसकी क्या औकात है, वो तो बस एक डेकोरेशन पीस है। हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चांस था, हम लोग चाहते तो उन सीनियर्स के साथ अपना एक रिलेशन बना सकते थे। इस तरह यान कांगो की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती। और इस तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंडपा गुआन वो मोशन के पास आता है और उसे उसकी सोर्ड की वो नयाम भी देता है, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि फाइनली उसकी सोर्ड के लिए उसे नयाम वापस मिल गई। और वहां पर वो उसे मैप भी देता है, जिस पर मोशन कहता है कि अच्छा तो ये लोग इस मैप को फॉलो करते हुए यहाँ पर वो ट्रेजर चुराने आए थे। मगर उस लड़की का एक छोटा सा पर्स भी उसके हाथ में आता है, जिस पर वो कहता है कि ये क्या चीज है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टका टका वो स्टैचू दोबारा से उसी फ्लड से निकल कर बाहर आ जाता है और वो अपने सामने देखता है कि हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वहां पर वो सारे के सारे जल रहे होते हैं। ये देखकर वो स्टैचू कहता है कि लगता है अब बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। अब रिवर साइड पर एक बहुत ही हैवी स्नो होने वाली है। हम लोग देखते हैं कि उस पूरे माउंटेन में हर जगह आग ही आग लगी हुई थी और वहां पे मौजूद वो जायंट मंकी ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। उसे पता नहीं था कि वो किसकी हेल्प करे, क्योंकि वहां पर उसका अपना घर भी जल रहा होता है और वहां पे मौजूद दूसरे बर्ड, एनिमल्स और दूसरे क्रीचर्स वो भी उस आग में जल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घबरा गया था। इतने में अचानक उसे उस डीमन पैलेस में मौजूद एक हुक के निकलने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो थोड़ा सा हैरान होता है और जैसे ही वहां से दूसरा हुक निकलता है तो वो फौरन से उस पैलेस की तरफ भागना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते वहां पे मौजूद उस दीवार से वो सारे के सारे हुक निकलना शुरू हो गए थे और वो मंकी जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो डीमन वहां से आजाद हो चुका है, क्योंकि वहां पे मौजूद जितने भी हुक्स थे वो सारे के सारे निकल चुके थे। और वो डीमन फिर अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए अपने पैलेस के बाहर मौजूद उस स्टैचू में आग लगा देता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी फायर और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है और वो अपनी पावर्स को दोबारा से रिकवर करना शुरू कर देता है। और वो मंकी देखता है कि उस डीमन के आजाद होते ही वहां पर हर जगह आग लगना शुरू हो गई है, यहाँ तक कि वो डीमन अपनी आग के जरिए बाहर मौजूद उस स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर वो मंकी भी बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो देखता है कि उस घर के ऊपर अचानक से एक बहुत ही बड़ा हैंड आ गया है और वहां पर उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो डीमन असल में एक शेडो डीमन था और देखते ही देखते वो डीमन आग के जरिए सीधा ऊपर आसमान में चला जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।